उससे अगर आप क्या करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं उसका उपयोग करके, तो उससे आपको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या क्या उसके आपको जो है फायदे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हर्बर्ट के उपागम के गुणों के बारे में, यानी कि एडवांटेज क्या बात कह सकते हैं, या फिर हम कहेंगे कि कुछ विशेष बातें हैं जो आपके लेसन प्लान को ज्यादा अच्छा और बेहतर बनाएंगे। तो अगर आप इस उपागम का इस्तेमाल करते हैं तो शिक्षक की सक्रियता जो है अधिक रहती है। शिक्षक की सक्रियता का क्या मतलब है कि हम जो है, आपने उसमें जितने भी 5 पार्ट पढ़े हैं, 5 जो चरण पढ़े थे हमने हर्बर्ट के उपागम के, उनमें आपने देखा है कि हर एक चीज में जो अध्यापक है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। उसने जो हमारी गतिविधियां होती हैं क्लास में, उन गतिविधियों में वो क्या है, गतिशील है। हर एक चीज को वो एक्टिवनेस तरीके से क्या करता है, मेंटेन करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टीचर इसमें क्या रहता है, सक्रिय रहता है। और जब अध्यापक सक्रिय रहता है, वो गतिविधियों में लगा हुआ है, एक्टिव है, तो बच्चे भी उसके साथ क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है क्लास का मेंटेन होता है। ठीक है, तो दोनों के लिए आप कह सकते हैं कि एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में शिक्षक क्या करता है, एक अच्छी भूमिका निभाता है, और बच्चे भी उसके साथ जो है उसमें सक्रिय हो जाते हैं। तो एक शिक्षक के लिए क्या है, एक कि जिसे आप कहते हैं कि एक ऐसी क्लास जहाँ पर सब चीज क्या है, बिल्कुल पैसिव है, कुछ मूवमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप हर्बर्ट के सोपान का यूज कर रहे हैं अपने लेसन प्लान को बनाने के लिए, तो आपकी क्लास कैसी रहती है, एक्टिव रहती है, गतिशील रहती है। और जब हम गतिशीलता के साथ काम करते हैं कि आप फिजिकल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हैं, आप मानसिक रूप से भी गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो बेहतर तरीके से आप क्या कर पाते हैं, चीजों को सीख पाते हैं। दूसरा जो गुण आपको इसमें देखने को मिलता है कि इसका प्रयोग सभी विषयों में हो सकता है। ठीक है, कि आप किसी भी विषय की बात कर रहे हैं, कि हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट टीचर होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या है, ये परफेक्ट है। ठीक है, कि ऐसा नहीं है कि जैसे हम बात करते हैं कि हमने मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा कि कुछ विधियां ऐसी होती हैं जो विज्ञान जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो सोशल स्टडीज जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त होती हैं, कुछ भाषा को पढ़ाने के लिए उपयुक्त होते हैं। लेकिन इस तरह से अब आप क्या कर रहे हैं, लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से पढ़ा सकते हैं। मतलब हर प्रकार के सब्जेक्ट के लिए क्या है, ये अच्छा है मेथड आप जो यूज कर रहे हैं। कि अगर आप इस तरह से क्या कर रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो आपका जो लेसन प्लान है वो ज्यादा बेहतर बनता है। और हर एक सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, इससे प्लान कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह के विषय को आप क्या कर पाएंगे, इससे पढ़ा पाएंगे। जो एक बेहतर ऑप्शन होता है कि हम बार बार किसी अलग चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हमें नई चीजों को ऐड करना होता है। कभी कभी आपके पास उतना समय भी नहीं होता है, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो एक बेहतर ऑप्शन आपके पास है कि आप हर विषय को क्या कर पाएंगे, इससे पहले से ही प्लान कर पाएंगे। दूसरा ये कि अर्जित ज्ञान का नई परिस्थितियों में प्रयोग होता है। कि ये जो सोपान है, ठीक है, ये क्या करता है, आपको जो चीजें आप, हमने कहा था ना कि इसमें क्या होता है कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हम क्या करते हैं, बच्चों को उसके पूर्व ज्ञान के बारे में पहले याद दिलाते हैं, फिर उसको नए ज्ञान से क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जब आप उसे जोड़ रहे हैं, जब आप उसके नॉलेज को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि नई परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है, नई सिचुएशन क्रिएट होती है। आपको ये पता लगता है कि जो कुछ भी आप सीख रहे हैं या जो कुछ भी प्रयोग आप बच्चों को करवा रहे हैं, उस अर्जित ज्ञान का आपको उपयोग कहाँ करना है। ठीक है, कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो कुछ भी आपने सीखा है, पढ़ा है, वो नॉलेज कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। तो नई परिस्थितियों में कि आपको क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, नए आपके पास अवसर आ रहे हैं, जिसमें आप क्या कर पाएंगे, अपनी नॉलेज का, अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप उपयोग करते हैं किसी चीज को, जब आप कोई काम करते हैं, तो उसमें होने वाली जो भी गलतियां हैं उनके बारे में आपको पता लगता है, कुछ नया सीखने का आपको अवसर मिलता है। ठीक है, और इसी से हम कहते हैं कि जो गलतियां आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ नया सीखने का अवसर मिल रहा है। आप हर एक चीज में एक बेहतर अनुभव को प्राप्त कर पाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बेनिफिट आपको इससे देखने को मिलता है, या फिर इसके गुण की हम बात करें, तो यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था कि मनोविज्ञान के आधार पर जब हम किसी बात का के बारे में बात करते हैं, तो मनोविज्ञान, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसे आप साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम जब इसको डिवाइड करते हैं ना, तो आप इसे कहेंगे मन का विज्ञान। ठीक है, कि मन के आधार पर जो विज्ञान है, या फिर जो आपके मस्तिष्क की साइंस है, ये उस पर आधारित है। ठीक है, कि आपके
मन और आपके मस्तिष्क दोनों को साथ लेकर चलता है। मतलब ऐसी गतिविधियों को ये इन्वॉल्व करता है जो आपके मन और मस्तिष्क दोनों से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे सिद्धांत पर कि आपकी मानसिक क्षमता के आधार पर जब आपको कोई सिखा रहा है तो हम कह सकते हैं कि कैसा सिद्धांत है, आपकी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर जो है सीखने का प्रयास हो रहा है, सिखाने का प्रयास हो रहा है। तो ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर क्या है, आधारित है। मतलब मनोविज्ञान भी इस बात को मानता है कि ऐसी चीजों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं जो व्यक्ति के व्यवहार से संबंधित है, उसके मस्तिष्क से संबंधित है, या उसके आधार पर किसी चीज को सिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो सरलता से सीख पाता है व्यक्ति। ठीक है, आसानी से आप सीख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं होती, उसमें आपकी रुचि उत्पन्न होती है। तो जैसी मतलब जो चीज आपको पहले से ही पसंद है, उसी के आधार पर अगर कोई काम आपको कराया जाएगा तो आप बड़ी दिलचस्पी के साथ उसे करते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसी चीजें कैसी होती है, मनोविज्ञान पर आधारित है। तो जो भी कंटेंट इसमें आपने देखा है कि ऐड किया जाता है, कि प्रस्तावना है, प्रेजेंटेशन है, ये सारी बातें किस पर, मनोवैज्ञानिक आधार पर ली गई हैं। कि मनोविज्ञान मानता है कि इस तरह से अगर हम चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये लोगों पर ज्यादा प्रभावी होता है, ठीक, प्रभावित करेगा, उनकी रुचि उत्पन्न उत्पन्न होगी, और वो बेहतर तरीके से जो है सीखते हैं। और हम यही चाहते हैं कि सीखने का जो एनवायरनमेंट है हमारा वो कैसा हो, अच्छा हो, बेहतर हो, तभी आप अपनी शिक्षा के जो उद्देश्य है उनको पूरा कर पाते हैं। अगला जो गुण आपको इसमें देखने को मिलता है इस उपागम में, समस्त ज्ञान में क्या होता है, समन्वय संभव है। समस्त ज्ञान मतलब कि जितने भी आप कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, सब्जेक्ट हैं या फिर डिफरेंट जो विषय हैं, हम उसको क्या कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ने का प्रयास करना। ठीक है, तो सभी मतलब जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं उसमें क्या है, एक तरह का संतुलन है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एक चीज दूसरी चीज से क्या है, बिल्कुल अलग है, या फिर किसी चीज में आपको समस्या आ रही है कि हम इस चीज को और इस चीज को दोनों को एक साथ क्यों पढ़ते हैं। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, ठीक है, तो उसके साथ क्या है, एक कनेक्शन बनाना जो है वो क्या है, इसमें पॉसिबल हो पाता है। तो आप कहेंगे कि जितनी भी चीजें आप सीख रहे हैं उन सभी चीजों के बीच में क्या बनाता है, संतुलन बनाता है। कि आप सामाजिक ज्ञान ले रहे हैं, आप व्यवहारिक ज्ञान ले रहे हैं, आप पुस्तकीय ज्ञान ले रहे हैं, धार्मिक ज्ञान ले रहे हैं, तो सबको जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। आपको ये बता रहा है कि इन सभी चीजों की आपको टाइम टू टाइम कहीं ना कहीं क्या करने पड़ने वाली है, आवश्यकता पड़ने वाली है अपने जीवन में, भविष्य में। तो उनके बीच में क्या बना रहा है, एक संतुलन बना रहा है। मतलब आपको क्या करता है, तैयार करता है इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए कि भविष्य में हर प्रकार के ज्ञान की आपको आवश्यकता होगी, और ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। फिर यह शिक्षक प्रधान उपागम होता है, कि इसमें शिक्षक पर ज्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर वो एक्टिव रहेगा, वो जो है चीजों को, कंटेंट को बच्चों के सामने प्रभावी तरीके से रखेगा, तो बच्चे जो है उसको सीखने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं, ज्यादा जिज्ञासु बनते हैं, सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो ज्यादा फोकस है वो किस पर किया जाता है, अध्यापक की गतिविधियों पर किया जाता है, कि वो कैसे क्या कर रहा है, चीजों को बच्चों के सामने प्रेजेंट कर रहा है, उनके सामने रख रहा है नॉलेज को, वो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर यह पूर्व अर्जित ज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है, कि आपने पहले जो सीखा है, ठीक है, उस सिद्धांत पर क्या करता है, ये काम करता है। तो पूर्व अर्जित मतलब पहले जो आपने सीख लिया, हम उसके आधार पर क्या करेंगे, नया लेसन प्लान बनाएंगे। तो आप बच्चों की जब नॉलेज को चेक करते हैं तो आपको ये पता लगता है कि, या फिर हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे को इस विषय में इतना पता है। अगर नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उसको इस चीज के बारे में पहले बताते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज पर आधारित, की कब तक कि आपको ये ना लगे कि कुछ नया आप सीख रहे हैं। ठीक है, जितना आपने सीख लिया है उसके आगे जो विशेष बातें हैं उनको सिखाने पर हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। तो पूर्व अर्जित जो ज्ञान है उस सिद्धांत पर यह आधारित होता है। तो आप कहेंगे कि ये इतने गुण जो है इसमें विद्यमान है, इसको अच्छा बेहतर बनाते हैं, सीखने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, और आपके अध्यापक को क्या करता है, ये सहायता प्रदान करता है, बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करने में हेल्प करता है। फिर हम बात करेंगे इसके दोषों के बारे में। तो जैसे मैंने बहुत बार आपको बताया कि हर एक चीज के कुछ ना कुछ फायदे होते हैं, तो कुछ नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो इस उपागम में क्या है, लचीलापन कम है। ठीक है, कि आप हर एक चीज को क्या नहीं कर पाते, इसमें ऐड नहीं कर पाते, फ्लेक्सिबिलिटी कम है। ठीक है, कि चीजों के आधार पर या फिर चेंजेस के आधार पर हम इसमें कुछ बदलाव नहीं कर पा रहे, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कम है। ठीक है, आप इसमें ज्यादा कुछ चेंज या परिवर्तन नहीं लेकर आ सकते। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, कि आप अपने अनुसार परिवर्तन कर लें, आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन कर लें, लेकिन हम ऐसा इसमें नहीं कर सकते, या फिर बहुत कम आपको ये क्या करता है, अलो करता है
परिवर्तन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या है, आप कह सकते हैं कि क्या है, कम लचीला है, कम फ्लेक्सिबल है। इस उपागम में केवल प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है, ठीक है। तो हमने इसके अलग अलग पार्ट पढ़े थे तब, तो उन पार्ट्स में आपने देखा था कि जो प्रेजेंटेशन है हमारी, ठीक है, कि हम प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुतिकरण जब करते हैं वो हमारी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, ज्यादा प्रभावी होनी चाहिए, उस पर ही हमारा सारा कंटेंट आधारित है। तो इसमें आप ये कहिए कि हर एक उपागम पे उतना प्रेशर नहीं दिया जाता जितना कि हमारे प्रेजेंटेशन पर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको ज्यादा प्रभावी बनाने पर इस पर बहुत ज्यादा फोकस आपको देखने को मिलता है, ज्यादा इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। फिर इस उपागम के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, स्मृति स्तर का शिक्षण ही संभव है, कि अगर आप इस तरह के उपागम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बच्चों की परमानेंट मेमोरी को हम क्या करना चाहते हैं, स्थिर बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि उनके वो जो भी सीख रहे हैं तो इसके माध्यम से आप क्या करें, बच्चों को सिखा रहे हैं कैसा ज्ञान जो उनके मस्तिष्क में लंबे समय तक बन जाए, ठीक है, बना रहे। या फिर आप कह सकते हैं मेमोरी की तरह क्या कर रहे हैं, हम उनको बना रहे हैं ताकि जो डाटा है वो माइंड में हमेशा स्टोर रहे। तो इस प्रकार का शिक्षण ही इससे संभव है, ठीक है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी की बातें हम करते हैं, ठीक है, या फिर सृजनात्मक चीजों की बातें आप करते हैं, इमेजिनेशन की बातें आप करते हैं, तो इस प्रकार का कंटेंट जो है आप इसमें कम क्रिएट कर पाएंगे या फिर संभव नहीं है, ठीक है। फिर इसका जो एक पक्ष है वो क्या है, ज्ञानात्मक पक्ष का शिक्षण ही संभव है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये केवल किसके लिए है, ये केवल ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए है, केवल नॉलेज के एस्पेक्ट पर क्या करता है, काम करता है, कि हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है इससे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि सिर्फ ज्ञान के पक्ष को क्या दे रहा है, ये बढ़ावा दे रहा है, या फिर केवल उसी प्रकार के शिक्षण को क्या देता है, ज्यादा महत्व ये देता है। तो ये इसका क्या है, एक दोष है। फिर इसमें शिक्षक की स्वतंत्रता भी क्या होती है, सीमित होती है, ठीक है, कि हर एक एक्टिविटी क्या है, शिक्षक के इर्द गिर्द घूम रही है, शिक्षक को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, ठीक है। जबकि हम बात करते हैं कि बच्चे हमारे लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादा उन पर हमें फोकस करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि शिक्षक को भी क्या है इसमें सीमित ही, ठीक है, उसमें भी क्या है, शिक्षक के लिए क्या है, एक लिमिट, सीमा है, और जिस आधार पर उसे क्या करना है, अपने कंटेंट को प्रिपेयर करना है। तो बहुत ज्यादा स्वतंत्रता नहीं है, बहुत ज्यादा वो अपने आधार पर या अपनी चीजों को इसमें ऐड नहीं कर सकता। तो आप कहेंगे कि शिक्षक भी कैसा है, इसमें स्वतंत्र नहीं है। और अगर स्वतंत्रता आपको दिखती है, जैसे अलग अलग लोगों के विचार हो सकते हैं कि किसी को लगता है कि हाँ बढ़िया अच्छा है तो अध्यापक स्वतंत्र, वो अपने आधार पर चीजों को सिलेक्ट कर सकता है, मेथड सिलेक्ट कर सकता है, कंटेंट सिलेक्ट कर सकता है, लेकिन ये स्वतंत्रता भी कैसी है, आपकी सीमित है, ठीक है, लिमिट में है, बहुत ज्यादा नहीं है। फिर इसमें शिक्षण के उद्देश्यों और अधिगम परिस्थितियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है, कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि इससे हम जो शिक्षा के हमारे उद्देश्य हैं उनको फोकस नहीं कर पाते हैं, या फिर जो सीखने की परिस्थितियां हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये भी इसका क्या है, एक ड्रॉबैक देखने को मिलता है, ठीक है। फिर है इस उपागम में छात्रों की रुचि अभिरुचियों की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, कि हम बच्चों के जो उनके खुद के इंटरेस्ट हैं उनको फोकस नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी रुचियों पर ध्यान नहीं देते। तो ये भी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो आपने देखा है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा एक ऐसे स्तर की होनी चाहिए जिसमें बच्चों की परिस्थितियों का, बच्चों के सीखने की क्षमता का, उनकी रुचियों पर क्या किया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए, ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें, एक बेहतर शिक्षण की जो है स्थापना कर सकें, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था उसमें कर सकें। तो उनकी अभिरुचियों पर ध्यान नहीं दिया जाता, आप ये कह सकते हैं। तो ये भी इसका क्या है, ड्रॉबैक है। और लास्ट में आप कहेंगे कि इसमें शिक्षण अधिगम अधिगम जो उद्देश्य है उसका विशिष्टीकरण नहीं होता, ठीक है, कि जो सीखने की हमारी क्रिया है, ठीक है, कि सीखने और सिखाने का जो प्रोसेस है, तो अधिगम होता है सीखना। तो सीखने और सिखाने का जो भी प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें क्या है, जो उद्देश्य है, ठीक है, वो उद्देश्य कैसा है, सामान्य है, जर्नल है, विशेष नहीं है। तो जब हम किसी विशेष चीज के लिए क्या करते हैं, शिक्षण करते हैं, तो आप कहेंगे विशेष जो है वो उद्देश्य बन जाता है। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कर रहे हैं शिक्षण, तो वो विशिष्टीकरण को जो है वो नहीं बताता है। तो आप कहेंगे कि ये कुछ क्या है, इसमें ड्रॉबैक्स या कमियां आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, जिनको अगर आप ध्यान रखें तो आप क्या कर सकते हैं, एक बेहतर लेसन प्लानिंग की जो है वो तैयारी कर सकते हैं।
या फिर उसे बना सकते हैं अपने आधार पर। ठीक है। फिर हमने बात की थी कल कि हमने बात की थी हमारे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे उपागम हैं जिनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। लेकिन आपके जो बुक है उसमें ना केवल हर्बर्ट के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में बताया हुआ है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है मॉरिसन इकाई का उपागम। तो मैं आपको इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जनरल बता देती हूँ, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि इन उपागमों में कैसे, तो आप क्या कर पाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस अंतर कर पाएंगे कि बाकी उपागम में क्या होता है। ठीक है। तो आपके मन में जो क्वेरी बनती है या फिर आपके मन में जो शंकाएं रहेंगी ये दूर हो जाएंगी कि बाकी जो उपागम है उनमें किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था या किस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती है। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम बात करेंगे अपने दूसरे उपागम के बारे में। और पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप जब अध्यापक बनेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि बाकी जो चीजें होती हैं उनमें और हर्बर्ट के जो उपागम है उसमें क्या अंतर होता है। तो मॉरिसम के उपागम की बात करेंगे, इसे इकाई उपागम भी कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, हम इकाई उपागम भी कह सकते हैं। तो नाम याद रखना है कि अगर आपसे मॉरिसन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पजल करने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मॉरिसन तो सबको याद होगा क्योंकि इम्पोर्टेंट नाम है, लेकिन इकाई जो है लोग लगभग भूल जाते हैं। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये इकाई उपागम भी इसे कहा जाता है। ठीक है। और इसका उपयोग आप ये देखेंगे कि जो मॉरिसन उपागम है, ठीक है, जिसे शिक्षण के बोध स्तर का या हम इसे क्या कहते हैं, मॉडल उपागम भी कहा जाता है। ठीक है। आप इसे इकाई उपागम भी कह सकते हैं और आप इसे मॉडल उपागम भी कह सकते हैं। ये इसका इसके अन्य नामों में से जाने जाते हैं। ठीक है। अब ये किसके द्वारा दिया गया था, ये एच सी मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। ये व्यक्ति का नाम है। ठीक है। उनके द्वारा क्या है, ये एक तरह की शिक्षण विधि है जिसका इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, अपने लेसन प्लान को बना सकते हैं। ठीक है। तो एच सी मॉरिसन के द्वारा दी गई एक विधि आप मान सकते हैं। ठीक है। जिसमें क्या होता है, शिक्षार्थी के द्वारा समझ और ज्ञान को आत्मसात करने के, कि जो भी बच्चे हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं हमारे, उनको हम क्या कहते हैं, शिक्षार्थी कहते हैं। ठीक है। तो जो विद्यार्थी हैं उनकी द्वारा जो समझ, कि वो क्या कर सके, चीजों को समझ सके, और जो भी उन्हें सिखाया जा रहा है, ज्ञान है, नॉलेज है, उसको क्या कर सके, आत्मसात कर सके। आत्मसात मतलब उसको सीख सके। तो इसके लिए क्या होते हैं कि इसमें भी आपको कितने 5 चरण देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे हमने पंचपदीय का उपागम पढ़ा था हर्बर्ट का, उसमें 5 क्या थे हमारे पास, चरण थे, 5 पार्ट थे। उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण हमने कल पढ़े थे। ठीक है। और उसके बाद था सामान्यीकरण और प्रयोग। ये 5 पार्ट हमने पढ़े थे। तो आप भी देखेंगे कि जब आप मॉरिसन की बात करते हैं तो इसमें भी आपके पास क्या है, 5 चरण होते हैं। ठीक है। 5 पार्ट कह सकते हैं। तो इसमें भी क्या है, आपके पास 5 चरण हैं। कौन कौन से 5 चरण होते हैं। ठीक है। तो जैसे सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है आपके पास अन्वेषण। अन्वेषण। ठीक है। तो अन्वेषण जिसे आप कहते हैं एक्सप्लोरेशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इस चरण में छात्रों को विषय वस्तु का अवलोकन कराया जाता है। ठीक है। अवलोकन का मतलब है कि उन्हें बताया जाता है कि किस विषय वस्तु के बारे में, किस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप कहेंगे ये जो चरण है इसमें हम छात्रों को विषय वस्तु के बारे में विषय वस्तु का अवलोकन करवाते हैं। विषय वस्तु का अवलोकन करवाते हैं मतलब उसके बारे में उसे बताते हैं। जैसे पहले हमने हर्बर्ट का जो उपागम पढ़ा था उसमें हमने कहा था कि उद्देश्य कथन की बात कर रहे हैं, कि पहले उद्देश्य निर्धारित करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारी विषय वस्तु है उसका अवलोकन कराया जाएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। और पूरी इकाई की संरचना पर चर्चा की जाती है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन। ठीक है। जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि पूरे टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। पूरी इकाई की संरचना पर चर्चा की जाती है। मतलब एक छोटा सा डिस्कशन आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो जैसे कि
आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे कोई चैप्टर है, ठीक है, उसका नाम मान लीजिए न्यूट्रिशन है, पोषण उसका नाम है, तो आपको अध्यापक ये बताएगा कि आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब अन्वेषण करना, एक्सप्लोरेशन, मतलब कि उसके बारे में जानने का मतलब कि आप अध्यापक आपको बता रहे हैं कि हम न्यूट्रिशन पढ़ने जा रहे हैं। न्यूट्रिशन में हम सबसे पहले जो है इसके घटक पढ़ेंगे, ठीक है, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, इसकी महत्वपूर्णता क्या होती है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर मानव के बारे में जानेंगे, मानव का जो न्यूट्रिशन है या उसका जो पोषण है वो कैसे होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं, तो ये सारी बातें क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो इस प्रकार जब आपको क्या किए जाते हैं, चैप्टर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अन्वेषण करना कहते हैं। कि आपको सबसे पहले ये बताया जाएगा कि चैप्टर जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी, ठीक है। दूसरा जो इसका चरण होता है जिसे आप कहते हैं क्या, प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण हमने हर्बर्ट के सोपान में भी देखा था, याद होगा आपको। सेकंड चरण जो वहां था वो भी क्या था, प्रस्तुतिकरण, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इस जो चरण में, इस पार्ट में या इस चरण में शिक्षक के द्वारा, यानी जो अध्यापक है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, विषय वस्तु को, विषय वस्तु यानी जो भी कंटेंट टॉपिक है आपका, छात्रों के सामने, बच्चों के सामने, स्टूडेंट के सामने क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, उसको प्रेजेंटेशन दी जाती है, ठीक है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि आप किस सामान का, किस विधि का, किस तरह के चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसी को हम प्रस्तुतिकरण का नाम दे देते हैं, ठीक है। तीसरा आता है क्या, आत्मसातकरण, ठीक है। आत्मसातकरण मतलब एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि यहाँ पर छात्र क्या है, प्रस्तुत सामग्री का गहन अध्ययन, मतलब आपके सामने जो भी चीजें हैं, इस चरण में क्या होता है कि यहाँ पर जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, जो प्रस्तुत है, मतलब जो भी टॉपिक उन्हें बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिस भी सामग्री का यूज हो रहा है उसको पढ़ाने के लिए, उसका क्या करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, मतलब उसके बारे में डिटेल्ड जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है। और अध्ययन करने के साथ साथ उसे क्या करते हैं, उसे अपने आंतरिक विचारों और पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, मतलब अपने आंतरिक अंदर के विचारों से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अपने कुछ विचार उत्पन्न होंगे उनके अंदर बातों को सुनकर, तो उनके साथ क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को जोड़ेंगे, वह पूर्व ज्ञान की पहले से उन्हें जो चीजें पता है उसके साथ भी क्या करेंगे, इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो आप कह सकते हैं आत्मसात करना मतलब सीखने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, आत्मसातकरण बोलते हैं। फोर्थ जो पॉइंट आता है इसमें, इसे हम कहते हैं क्या, संगठन, की संगठन करना, ठीक है, आप कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन। तो इस चरण में क्या होता है, जो छात्र अर्जित ज्ञान को बिना शिक्षक की सहायता से एक व्यवस्थित तरीके से क्या करते हैं, प्रस्तुत करने का अभ्यास करते हैं, ठीक है। कि जो चीजें भी आपने सीख ली, ठीक है, कहेंगे कि क्या, कि जो अर्जित ज्ञान आपके पास है, ठीक है, बिना अध्यापक की सहायता के, बिना टीचर की सहायता के, हम क्या करते हैं, व्यवस्थित तरीके से, मतलब एक अच्छे तरीके से आप क्या करेंगे, उसको प्रस्तुत करने का, ठीक है, या फिर उसके लिए उसको अभ्यास करने का जो है प्रयास करेंगे, प्रस्तुत करने का अभ्यास करते हैं, अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो मतलब जो कुछ भी आपने सीखा है आप उसकी क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। और आखिरी जो चरण आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, जो पांचवा चरण है वो उसको बोलते हैं अभिव्यक्तिकरण, ठीक है। फिफ्थ जो हमारा पार्ट होता है इसमें वो आता है अभिव्यक्तिकरण, जिसे आप कहते हैं रेसिटेशन, ठीक है। रेसिटेशन ये लास्ट पार्ट होता है आपका, क्या है ये, लास्ट चरण है या लास्ट पार्ट आप इसे कह सकते हैं। और इसमें क्या है कि अंतिम चरण में छात्र जो कुछ भी सीख रहे हैं मौखिक रूप से क्या करते हैं, उसकी दोबारा क्या करते हैं, मौखिक रूप से बोलकर दोबारा उसकी चर्चा, डिस्कशन, कि जो जो आपने पढ़ा है वो आपको दोबारा से क्या होता है, रिपीट करने से याद हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसकी दोबारा से चर्चा, दोबारा से डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसमें इतने पार्ट देखने को मिलते हैं, इस आधार पर आप क्या कर सकते हैं, अपने जो है लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो बौद्ध स्तर पर ये जो मॉडल है इसमें की मुख्य जो बातें आपको ध्यान रखने की, ये जो उपागम है छात्रों को विषय वस्तु की समझ देता है, ठीक है, उस पर जो है
विकसित करने का केंद्रीकरण है, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ज्यादा फोकस उस पर रखा जाएगा, ठीक है। और इसका एक क्या होता है, निश्चित चक्र है, मतलब एक प्रक्रिया, एक हम क्या देखकर आ रहे हैं, सीक्वेंस देख कर आ रहे हैं कि पहले आप क्या करेंगे, पहले आप अन्वेषण करेंगे, प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो ये जो प्रोसेस है इसको इसी प्रकार से एक चक्र में लेकर चलना है। और यह कैसा होता है, ये पारंपरिक विधि से हटकर छात्रों पर आधारित होता है, मतलब हम ज्यादा फोकस किस ऊपर कर रहे हैं, बच्चों को ये ज्ञान सिखाने पर, बच्चों को चीजें जो है उसको सीख जाए उस पर हम ज्यादा फोकस इसमें रखते हैं, ठीक है। तीसरा जो उपागम था उसमें हमने बात की थी किसकी, ब्लूम और मूल्यांकन उपागम हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो थर्ड जो आपके पास उपागम आता है जिसे हम कहते हैं ब्लूम। तो जब हम ब्लूम उपागम की बात करते हैं, ये हमारा थर्ड उपागम है, ठीक है। तो ब्लूम उपागम जिसे आप क्या कहते हैं, वर्गीकरण भी कहा जाता है, ठीक है। और क्या कहते हैं हम इसको, इसे हम ब्लूम का वर्गीकरण भी कहते हैं। इसका वर्गीकरण भी कहते हैं, ब्लूम का वर्गीकरण भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें ये किसके द्वारा दिया गया, ये बेंजामिन ब्लूम के द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। इनका नाम क्या है पूरा, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा इसको विकसित किया गया है, इसको बनाया गया है, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, इसको विकसित करने के लिए एक शैक्षिक ढांचा जो सीखने के उद्देश्य की जटिलता और प्रकार के अनुसार क्या करता है, इसको वर्गीकृत करता है, ठीक है। कि जब इन्होंने इसे विकसित किया तो इनके विकसित करने का आधार या फिर आप कहेंगे कि तरीका क्या था, कि इन्होंने देखा कि इसको हम किसके, शिक्षा के आधार पर विकसित कर रहे हैं। तो शैक्षिक मतलब शिक्षा के आधार पर क्या है, एक ढांचा, ढांचा क्या होता है, एक संरचना, मतलब एक चीज की क्या कर रहे हैं हम, संरचना तैयार कर रहे हैं, ठीक है। जो क्या करेगी, जो सीखने के उद्देश्य, सीखने के उद्देश्य मतलब जो भी बता रहे हैं उनके सीखने के जो उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को जटिलता, जटिलता यानी मुश्किल और प्रकार के अनुसार, प्रकार यानी जितने प्रकार के वो होते हैं उसके आधार पर क्या करते हैं, हम उसे वर्गीकृत करते हैं, बांट देते हैं, कि जितना ज्यादा मुश्किल वो है उसको उतने ही चरणों में क्या कर दिया जाए, वर्गीकृत कर दिया जाए। तो इन्होंने कहा कि शिक्षण का जो ढांचा है वो जितना ज्यादा मुश्किल है उसके उद्देश्य के आधार पर हमें उसका जो है वर्गीकृत करना चाहिए, ठीक है। तो उसके आधार पर ये क्या करता है, उसका वर्गीकरण कर देता है। इसमें आपको तीन मुख्य क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, तीन मुख्य क्षेत्र हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, पहला होता है हमारा संज्ञानात्मक क्षेत्र, ठीक है, जो किससे रिलेटेड है, हमारी सोच से रिलेटेड है, हमारे विचारों से संबंधित है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, भावनात्मक, ठीक है, जो किससे पर आधारित है, भावनाओं पर आधारित है हमारी, ठीक है, आपके इमोशंस पर आधारित है। तीसरा जो मुख्य क्षेत्र है इसका वो है मनोप्रेरक, मनोप्रेरक होता है शारीरिक क्रियाओं पर आधारित, शारीरिक क्रियाओं पर आधारित। तो इन तीन, ये तीनों क्या है, इसके मुख्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि मतलब तीन चीजों पर फोकस रखना है। तो ये शिक्षकों और छात्रों के लिए क्या है, एक पाठ्यक्रम डिजाइन करने का, कि जो भी आपको क्या किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसके लिए क्या है, डिजाइन किया जाएगी चीजों को। और शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाने, सीखने के जो परिणाम हैं का मूल्यांकन करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारा उपागम है ये क्या करता है, ये शिक्षकों को छात्रों के लिए, शिक्षकों को छात्रों के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन करता है, पाठ्यक्रम को क्या करेगा, ये डिजाइन करेगा, उसे बनाएगा, मतलब एक इस तरीके से चीजों को प्रस्तुत करना जो आपको क्या लगे, अच्छी लगे, ठीक है। तो शिक्षक क्या करेंगे, बच्चों के लिए इसको डिजाइन करते हैं। और इसमें आप ये देखेंगे कि शिक्षण मतलब पढ़ाने की जो क्या होती है, गतिविधियां होती हैं, उनकी हम क्या बनाते हैं, योजना बनाते हैं। तो शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाना और
सीखने के, मतलब सीखने के जो भी परिणाम आपको मिलेंगे, ठीक है, जो भी आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, परिणामों का हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, उसको मापेंगे। और इससे क्या मिलती है, उनका मूल्यांकन करने में हमें मदद मिलती है, छात्रों को मूल्यांकन के, अध्यापकों को क्या मिलती है, सहायता मिलती है, मूल्यांकन करना आसान हो जाता है, ठीक है, ताकि छात्र बुनियादी बातें यानी मेन पॉइंट जो है आप याद रख सकें, ठीक है। उच्च स्तरीय सोच जो है इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों की विकसित कर सकते हैं, ठीक है, कि बच्चों को सोचने का जो स्तर है उस उच्च स्तर की सोच को क्या करता है, ये विकसित करता है, कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, विचार कर पाएंगे, अच्छी विचार जो है सीख पाएंगे समस्याओं से रिलेटेड, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये क्या करता है, जैसे विश्लेषण कर रहा है और निर्माण करके आपको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें कहा था कि इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात कर रहे थे हम। संज्ञानात्मक क्षेत्र की जब आप बात करते हैं तो ये कोग्निटिव डोमेन आप इसे कहते हैं। और ये किस पर आधारित है, यह बौद्धिक कौशल पर आधारित है। मतलब ऐसी गतिविधियों को शामिल करेगा जो क्या करेगा, आपके बौद्धिक कौशल को, बुद्धि के विकास को क्या करेगा, विकसित करेगा। तो ये आपके बौद्धिक कौशल से क्या होता है, संबंधित होता है, उससे इसका संबंध होता है। और जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें ज्ञान प्राप्ति पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करना इसका उद्देश्य होता है, कि आप अपनी मेमोरी के आधार पर जो है चीजों को सीखें, उसको समझना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। उसको लागू कैसे किया जाए, इस्तेमाल कैसे किया जाए जो आपने सीखा है, ठीक है, लागू करना। और हम कहेंगे कि क्या करना, इसका विश्लेषण करना। विश्लेषण मतलब उसकी जांच करना कि जो आपने सीखा है क्या वो सही है, क्या आप उसे अपनी सरलता से, स्वतंत्रता से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इस चीज का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। और कुछ नया बनाने का क्या देगा, ये आपको अवसर देगा कि आपने जो भी सीखा है अपनी बुद्धि के आधार पर आप क्या कर पाएंगे, नई चीजों को बनाकर उसे शामिल कर पाएंगे अपनी वास्तविकता में। फिर है भावनात्मक आधार पर। भावनात्मक क्षेत्र की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसे बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। तो ये क्या है, भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। यह भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर आधारित होता है। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है, जैसे आपका दृष्टिकोण। दृष्टिकोण का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज के प्रति क्या विचार रखते हैं, क्या सोचते हैं, ठीक है। मूल्यों के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। और आपकी भावनाओं से क्या होगा, ये संबंधित होगा, भावनाओं का आपके विचारों से क्या करेगा, चीजों को जोड़ेगा। तो जैसे किसी विषय के प्रति हमारी क्या होती है, ग्रहणशीलता होती है, कि किसी चीज को आप कितना ग्रहण कर सकते हैं, उसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, प्रतिक्रिया की आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। मूल्यों का मूल्यांकन करना, उन्हें व्यवस्थित करने पर क्या करता है, ये फोकस करता है। तीसरी बात हमने की थी किसकी, मनोप्रेरक के बारे में, ठीक है, जो शारीरिक गतिविधियों से संबंधित था। तो मनोप्रेरक क्षेत्र के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये क्या है, साइकोमोटर डोमेन है। यह शारीरिक कौशल और समन्वय से क्या है, जुड़ा हुआ है, कि आपका जो फिजिकल स्किल है, शारीरिक जो कौशल है, उसके समन्वय से क्या है, ये जुड़ा हुआ है। समन्वय से जुड़ा हुआ है, उससे इसका एक रिलेशन है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं को करने की एक क्या होती है, क्षमता होती है, ठीक है। कि आपका जो फिजिकल स्किल है, किसी भी काम करने को आपका क्या है, एक आपकी क्षमता हो सकती है, एबिलिटी आप कह सकते हैं इसे, ठीक है, कि हर काम को करने की आपकी क्षमता होती है। जैसे किसी उपकरण का उपयोग करना, या फिर किसी कार्य को पूरा करना, या फिर पढ़ने की ही बात करें तो आपकी पढ़ने की भी अपनी एक क्षमता है, कि कोई व्यक्ति 1 घंटे पढ़ सकता है, कोई 2 व्यक्ति पढ़ सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो है बहुत ही कम चीजों पर फोकस कर पाता है, कोई व्यक्ति ज्यादा कर पाता है। तो ये क्या है, आपकी क्षमता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ये मनोप्रेरक क्षेत्र को जो है दर्शाती है। और शारीरिक कौशल की अपनी एक क्षमता होती है, ठीक है। तो संज्ञानात्मक जो चीजें होती हैं वो किससे संबंधित होती हैं, जिसे आपने ज्ञान को सीखा है, उसको समझ लिया, अनुप्रयोग मतलब उसको इस्तेमाल करना सीख लिया। भावनात्मक जो चीजें होती हैं उसमें क्या क्या शामिल है, जैसे आपने वैज्ञानिक
खोज को महत्व दिया, ठीक है, मतलब कुछ नया खोजने की कोशिश की, ग्रहणशीलता को अपनाया, प्रतिक्रिया दी, ठीक है, मूल्यांकन किया, अपने चरित्र का विकसित किया। तो ये सारी बातें क्या होती हैं कि ये आपके ब्लूम उपागम को दर्शाती हैं, ठीक है। फिर अगला जो उपागम आता है हमारे पास कौन सा, RCEM का उपागम, ठीक है। RCEM का उपागम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी फुल फॉर्म की, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, RCEM। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है। रीजनल यानी क्षेत्रीय, ठीक है, कॉलेज ऑफ एजुकेशन। हिंदी में आप कहेंगे कि क्या होगा, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, ठीक है। और ये मैसूर से संबंधित है, ठीक है, महाविद्यालय मैसूर। तो इसमें आप ये देखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से लिखने की क्या है, भारतीय विधेय है, ठीक है। क्या है ये शैक्षिक उद्देश्यों की, मतलब आप हमारे शिक्षा के क्या होते हैं, कुछ उद्देश्य होते हैं, तो उन शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक तरीके से लिखने की विधि है ये, ठीक है, जिसे हम RCEM कहते हैं। और ये 1972 में दी गई थी, किसके द्वारा, प्रोफेसर दुबे के द्वारा इसको विकसित किया गया था, ठीक है। उनके द्वारा क्या किया गया था, इसको विकसित किया गया था, उनके द्वारा आप कह सकती है ये जो उपागम है ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप, जैसे हमने अभी ब्लूम के बारे में पढ़ा, तो जो ये कहते हैं कि जो ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या है, यह विधि जो है ब्लूम के ज्ञानात्मक पक्ष पर ही आधारित है, ठीक है। और इसके क्या होते हैं, इसके 4 भाग होते हैं, ठीक है। 4 मुख्य भाग होते हैं इसमें, कौन कौन से, एक तो होता है ज्ञान, दूसरा होता है बोध, तीसरा होता है प्रयोग, और चौथा होता है क्या, सृजनात्मकता। ये 4 इसके क्या होते हैं, मुख्य भाग होते हैं, ठीक है। और इसमें 17 मानसिक क्रियाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने उद्देश्य को क्रमबद्ध करते हैं, ठीक है, कि हम इसमें क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करते हैं, 17 बातों को मानसिक स्तर पर क्या करते हैं, हम इसको साथ लेकर चलते हैं, जिसके आधार पर हम क्या करते हैं, अपनी इस उपागम को क्या करते हैं, विकसित करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जब आप बात करते हैं इस उपागम के बारे में, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो इसके कुछ क्या होते हैं, RCEM उपागम के मुख्य बिंदु, जिनको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे ये क्या है, ये विकास की ओर ध्यान देता है, ठीक है। तो विकास विकास में जब हम इसमें, तो इस क्षेत्रीय महाविद्यालय में क्या किया गया था, इसको विकसित किया गया था, तो आप कहेंगे 1972 में क्या है, इसको विकसित किया गया था। तो इसका विकास कहाँ हुआ है, इसका क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर में इसको क्या किया गया है, विकसित किया गया है, ठीक है, ये विकसित हुआ।
ठीक है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका आधार, मतलब इसको किस आधार पर बनाया गया है। तो अभी हमने बात की थी प्रोफेसर दुबे के द्वारा बनाया गया है। और किस पर आधारित है, यह है विधि, मतलब ये जो तरीका है ये ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों, ब्लूम ने जो शिक्षा के उद्देश्य दिए हैं उन उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष पर जो है ये निर्भर करता है। उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष पर आधारित है ये। ठीक है। तीसरी बात इसमें क्या होता है, इसमें उद्देश्यों का वर्गीकरण होता है। ठीक है। कैसे कि जैसे हमने कहा कि इसको 4 भागों में बांटा गया था। ठीक है। सबसे पहले किसकी बात की थी हमने, ज्ञान की। तो ज्ञान में क्या है, ये किस पर फोकस करता है, ये रटने और प्राप्त करने पर, ज्ञान प्राप्त करने से क्या है ये संबंधित है। दूसरा ये बोध कराता है हमें। ठीक है। दूसरा पार्ट हमारा बोध था, जो किससे संबंधित है, जो हमारी समझ से संबंध रखता है। ठीक है। ये हमारी समझ से क्या है, रिलेटेड है। तीसरा है, हमने बात की थी प्रयोग के बारे में। तो प्रयोग क्या कहता है कि ज्ञान का उपयोग करने से संबंधित है, ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है। फोर्थ हमने बात की थी किसमें, सृजनात्मकता। ये किस पर आधारित है, ज्ञान पर गहराई से विचार करना। जो भी आपने सीखा है, ठीक है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है उस पर क्या करेंगे, गहराई से विचार करने से ये संबंध रखता है। ठीक है। जिसमें आप क्या शामिल कर सकते हैं, जिसमें हम विश्लेषणात्मक चीजों को, की चीजों को आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसको खोज रहे हैं। ठीक है। और उसका क्या कर रहे हैं, मूल्यांकन कर पा रहे हैं, ये उससे संबंधित है। फिर हमने बात की थी इसमें क्या होती है, कुछ मानसिक क्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो मानसिक क्रियाएं मतलब आपके मस्तिष्क से संबंधित कुछ एक्टिविटी हम क्या करते हैं इसमें क्या, कि इस उपागम में 17 मानसिक क्रियाएं जो है हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। जिनका उद्देश्य क्या है, आपको व्यवहारिक रूप से स्पष्ट करना। ठीक है। व्यवहारिक रूप से क्या करना, ज्ञान को स्पष्ट करना। तो व्यवहारिक ज्ञान को आप कह सकते हैं स्पष्ट करना क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है। फिर इसका महत्व क्या है कि यह शिक्षकों को उद्देश्य को अधिक प्रभावी, मतलब हमारी शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं उनको एक तो बहुत ज्यादा प्रभावी बनाता है, और दूसरा ये है क्रम के तरीके से काम करता है, कि एक सीक्वेंस में, जैसे हमने बात की इसी सीक्वेंस में जो है ये काम करता है। ठीक है। तो ये सारे आपके उपागम थे जिनके बारे में हमने बात की। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पाठ योजना की जो हमें आवश्यकता है या फिर उसका महत्व हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है। तो पाठ योजना की आवश्यकता की जब हम बात करते हैं या उसका महत्व है, अभी तक आपने जितने भी पाठ योजनाएं पढ़ी हैं उनके आपने देखे अपने अपने आधार पर क्या होते हैं, कुछ विशेष आवश्यकता होती है, उस आधार पर उनको बनाया गया है, और अपने आधार पर उनके कुछ क्या होते हैं, महत्व होते हैं। तो पाठ योजना की जब आवश्यकता और महत्व की हम बात करते हैं तो इसमें जो अध्यापक है उसमें आत्मविश्वास को अर्जित करना है। ठीक है। कि जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी पाठ्य योजना को अगर आप तैयार कर रहे हैं, किसी भी आधार पर आप क्या कर रहे हैं, लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या है, आपके विषय के संबंधित में जितनी भी मुख्य बातें हैं ये उन मुख्य बातों का क्या कराता है, ज्ञान कराता है। आपको एक आत्मविश्वास जो है इससे मिलेगा। ठीक है। और वो आत्मविश्वास क्या करेगा, आपको बेहतर तरीके से अपने कौशल को विकसित करने में सहायता करेगा। ठीक है। तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है चीजों को दूसरों के सामने रखने का। ठीक है। सही चीजों के साथ बच्चों को अवगत कराने का। तो कहीं पर कोई शंका आपको जो है वो देखने को नहीं मिलती, और एक अच्छा प्रभाव जो है बच्चों पर आपका शिक्षक का पड़ता है। तो इसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। फिर अध्यापक में क्रमबद्ध कार्य करने की एक आदत का विकास होता है। कि कल भी हमने बात की कि अगर हम पाठ्य योजना से क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए पाठ्य योजना तैयार की जाती है, तो
इससे क्या होता है कि आपके अंदर एक सीक्वेंस में काम करने की क्या होती है, हैबिट का निर्माण होता है। सीक्वेंस की जैसे आपको पता है कि पहले इंट्रोडक्शन देना है हमें, फिर प्रेजेंटेशन रखनी है, फिर कंटेंट रखना है, फिर लास्ट में हमें उसको क्या करना है, मूल्यांकित करना है, परिणामों का विश्लेषण करना है। ये सारी बातें तो एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो क्रम का बहुत ज्यादा क्या होता है इसमें इम्पोर्टेंस देखने को मिलता है कि हर एक चीज को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित चीज से जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अध्यापक में एक क्रम से चीजों को रिप्रेजेंट करने का जो है वो गुण विकसित होता है, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। फिर अध्यापक में शिक्षण कौशल को विकसित, अध्यापकों में क्या होता है, शिक्षण कौशल का विकास होता है, कि शिक्षा का जो कौशल है वो क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो अध्यापक में शिक्षण कौशलों को हम क्या कर पाएंगे, विकसित, कि कैसे हम क्या कर पाएंगे अपने आप को विकसित। तो हम पहले भी हम बात करते हैं कि अध्यापक को बहुत सारी चीजें आपने पढ़ा है, तो आपको अपने विषय के बारे में बेहतर नॉलेज है, लेकिन कौशल का मतलब क्या होता है, कि कौशल का मतलब कुछ ऐसे गुणों को विकसित करना जो दूसरे व्यक्ति के अंदर नहीं है। तो कैसे प्रस्तुतिकरण किया जाए, ठीक है, कैसे बच्चों की रुचि उत्पन्न की जाए, कैसे बच्चों को गतिविधियों में लगाया जाए, कैसे बच्चों के अंदर सीखने की क्षमता का क्या हो, निर्माण हो, इसी को हम कौशल कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, विकसित नहीं कर सकता, वो केवल ये कह सकता है बच्चों को कि पढ़ लो, लेकिन हम ये कहे बिना आप क्या करते हो, उन्हें गतिविधि में इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कौशल। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कि स्किल को डेवलप करना। तो इसी स्किल को हम क्या करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, किसके माध्यम से, पाठ योजना के माध्यम से। तो इसके लिए हमें पाठ योजना की आवश्यकता होती है। फिर पाठ योजना के द्वारा कक्षा में अनुशासन बेहतर तरीके से बना रहता है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि बच्चे अगर अपनी गतिविधियों में लगे रहते हैं तो हमेशा उन्हें कुछ सीखने का अवसर मिलता है, हमारे शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति होती है, क्लासरूम भी मैनेज रहता है, और एक अच्छा डिसिप्लिन भी जो है क्लास में बना रहता है, जो एक अध्यापक के लिए बहुत आवश्यक है। तो इस चीज में भी क्या करता है, ये आपकी सहायता करता है, इसलिए हमें पाठ योजना की क्या है, आवश्यकता है। फिर पाठ योजना हमेशा पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है, जिससे विद्यार्थी को ज्ञान को आसानी से ग्रहण करने में क्या मिलती है, सरलता मिलती है, कि पहले के ज्ञान से हम क्या कर रहे हैं, चीजों को जोड़ रहे हैं, तो एक आसान तरीका बन जाता है, बच्चों को सीखने के अवसर जो है प्राप्त हो पाते हैं। तो प्रीवियस नॉलेज पर आधारित चीजें जो है, जब हम बच्चों को सिखाते हैं, तो वो आसानी से क्या कर पाते हैं, अपने ज्ञान को पुराने ज्ञान से जोड़ पाते हैं। फिर किसी किसी भी विषय के शिक्षण के लिए व्यापक उद्देश्यों को परिभाषित करने में पाठ योजना जो है सिद्ध होती है, कि हम जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उस विषय से संबंधित कुछ क्या होते हैं, हमारे उद्देश्य होते हैं। ठीक है, उन उद्देश्यों को बताने के लिए, समझाने में पाठ योजना क्या करती है, हमें सहायता करती है, हमें ये बताती है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है, किस प्रकार का व्यवहारिक ज्ञान या फिर किस प्रकार के ज्ञान को हम बच्चे के अंदर क्या लेकर आना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, या किस प्रकार की क्षमता का उसका विकास करना चाहते हैं। तो पाठ योजना इस चीज को करने में क्या होती है, सहायता करती है, आपके उद्देश्यों को निर्धारित करने में क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। फिर पाठ योजना के द्वारा हम पुनर्बलन विधि का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पुनर्बलन विधि क्या होती है, कि जब आप पुनर्बलन प्रविधि का इस्तेमाल करते हैं, पुनर्बलन विधि की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है बच्चे को क्या करना, प्रोत्साहित करना। ठीक है, सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसके लिए आप किसके अलग अलग तरह की तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि बच्चा अगर कक्षा में अच्छा कार्य कर रहा है तो आपने उसकी प्रशंसा की, ठीक है, उसके लिए तालियां बजवाई, ठीक है, उसकी प्रशंसा में आपने उसको टॉफी दे दी। तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, उसके लिए पुनर्बलन का काम करेंगी, मतलब उसको क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी, किस चीज के लिए, सीखने के लिए, और अच्छा बेहतर परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो आपने देखा है कि बच्चा अगर किसी कक्षा के टेस्ट में या प्रश्नों के उत्तर देने में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, या उसने 10 में से 9 नंबर लिए, 10 में से 10 नंबर लिए, तो जो भी आप उसे क्या कर रहे हैं, एक प्रेरणा के रूप में गुड दे रहे हैं, वेरी गुड दे रहे हैं, एक्सीलेंट दे रहे हैं, स्टार दे रहे हैं, कुछ महत्व नहीं होता। लोगों को लगता है ये सब चीजें बस पेन से बना दी गई, लेकिन बच्चों के लिए क्या है, ये एक पुनर्बलन का काम करती है, उनको प्रोत्साहित करती है, मोटिवेशन देती है, कि एक अच्छा कार्य करने पर उसे क्या मिल रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है, तो वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से क्या करेगा, अपने काम को पूरा करेगा, अगली बार और भी ज्यादा मेहनत करेगा चीजों को अचीव करने के लिए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन। कि आप छोटे छोटे क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए ऐसे टास्क असाइन कर सकते हैं जिनको उनके सीखने की जो क्षमता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, उसको मोटिवेशन मिलेगा, तो बच्चा अपने सीखने के स्तर को क्या करेगा, विकसित करेगा।
ठीक है, तो अच्छे काम के लिए हमेशा उनकी क्या होनी चाहिए, प्रशंसा होनी चाहिए। फिर पाठ योजना के द्वारा व्यवस्थित ज्ञान प्रदान किया जा सकता है कि हम एक क्रम में क्या कर रहे हैं, बच्चों को चीजें सिखा रहे हैं कि पहले परिभाषाओं के बारे में आपने बताया, फिर उसको उदाहरण दिए बहुत सारे, वास्तविक जीवन से उसको कनेक्ट किया, ताकि अब सही समय पर वो क्या कर पाएगा, अपनी से नॉलेज का इस्तेमाल कर पाएगा। तो पाठ योजना के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, एक व्यवस्थित तरीके का ज्ञान जो है उसे जी, चीजें क्या है उसके पास जो है एक क्रम में है, ठीक है, एक व्यवस्थित तरीके से है, उलझी पुलझी नहीं है जिसमें उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सी चीज कब कहाँ जो है हमारे जीवन से जुड़ी है, या कहाँ कब हमें किस ज्ञान का उपयोग करना है। तो व्यवस्था होती है हर एक चीज की, ठीक है। फिर पाठ योजना के द्वारा शिक्षण अधिगम के अंदर एक संबंध स्थापित किया जाता है कि अगर आप एक लेसन प्लान बना देते हैं, तो लेसन प्लान क्या करता है, आपके सीखने और सिखाने की जो क्रिया है उसको क्या कर देता है, जोड़ देता है, उसके अंदर एक संबंध स्थापित कर देता है, ठीक है। और ये संबंध क्या करता है, बच्चे को बेहतर सीखने के अवसर प्रदान करता है। फिर पाठ योजना के द्वारा कक्षा में समस्याओं का ज्ञान हो सकता है कि पाठ योजना के द्वारा कक्षा की समस्याएं, कि इससे हमें ये पता लगता है कि जो पाठ्य योजना आपने तैयार की है उस आधार पर बच्चे की मानसिक स्थिति से क्या हम उसे जोड़ पाए हैं या नहीं जोड़ पाए, ठीक है, या सभी बच्चों के साथ जुड़ने पे भी किसी बच्चे की मानसिक क्षमता या फिर ज्ञान अर्जित करने की जो स्थिति है वो कम है, ठीक है, या फिर सभी का लेवल जो है थोड़ा कम है, आपने थोड़ा ज्यादा हाई लेवल लेकर सोच लिया चीजों को पढ़ाने या सिखाने के लिए। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, बच्चों के विकास से संबंधित समस्याएं, सीखने से संबंधित समस्याएं हैं, विषय को प्रस्तुत करने से संबंधित हो सकती हैं, ठीक है, या फिर आपकी जो विधि है, प्रविधि है, उसको जब आपने चुना उससे संबंधित हो सकती है कि शायद मेथड ठीक नहीं था किसी चीज को पढ़ाने का आपका। तो उन सब चीजों के बारे में क्या पता लगता है, हमें नॉलेज होती है और हम अपनी जो गलतियां हैं उनको ठीक कर पाते हैं, तो बच्चों का बेहतर विकास हो पाता है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि ये क्या करता है, रुचिकर शिक्षण के लिए पाठ्य योजनाएं जो है वो सहायक सिद्ध होती है कि अगर अगर एक ऐसा शिक्षण स्तर आप लेकर आना चाहते हैं जिसमें बच्चे की क्या हो, रुचि हो, तो उस रुचि को उत्पन्न करने में जो पाठ योजनाएं होती हैं वो आपकी सहायता करती है कि हम जब किसी अच्छे मटेरियल का, किसी अच्छी विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको देखकर बच्चे के अंदर खुद से सीखने की क्षमता का विकास हो रहा है, तो पाठ योजना आपको क्या करती है, उसके लिए सहायता करती है। फिर पाठ योजनाओं के द्वारा अध्यापकों की विस्मृति कम होती है, ठीक है, कि मतलब जैसे कोई भी विषय आप पढ़ा रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसका ज्ञान आपको बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नॉलेज है क्योंकि आपने एक अच्छा एजुकेशन का स्तर हासिल किया है, आपको अपने विषय के बारे में जानकारी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम चीजों को क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनमें से कोई एक चीज जो है आप भूल गए, ठीक है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिर आपको अगले दिन याद आता है कि मैं ये बताना भूल गई थी, फिर उसको उससे दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ता है, तो एक समय आपका मैनेज हो रहा था, ठीक है, उसमें फिर आपकी जो चीजें हैं वो उलट पुलट होने लगती हैं, तो आपकी जो विस्मृति है, मतलब जो भूलने वाले पॉइंट होते हैं, उनको आप सही प्रकार से क्या कर पाते हैं, रिमाइंड कर पाते हैं। तो पाठ योजना आपको बेहतर तरीके से अपने कंटेंट को याद रखने में जो है वो सहायता करता है, आप चीजों को भूलते नहीं हैं और बच्चों को विषय से संबंधित सारी बातें जो है आप सिखा पाते हैं। फिर शिक्षकों के प्रशिक्षण के दौरान कक्षाओं के लिए रूपरेखा बनाने में पाठ योजना एक सहायता देती है आपको। तो शिक्षकों के प्रशिक्षण में मतलब शिक्षक की जब ट्रेनिंग होती है उस दौरान भी जो हमारी कक्षा क्रियाएं होती हैं, मतलब ट्रेनिंग के दौरान भी क्या होती है आपकी जो, जैसे आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो जब ट्रेनिंग होती है तो कई बार क्या होता है, ट्रेनिंग के आधार पर कि आपको किसी स्कूल में ले गए, वहां पर आपको प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है, तो उस प्रैक्टिस को करवाने से पहले कि पढ़ाना कैसे, उससे पहले आपको क्या करी जाती है, आपको लेसन प्लानिंग सिखाई जाती है कि प्लान करना है लेसन को, ठीक है, तो उसके लिए कैसे रूपरेखा तैयार करनी है इसके बारे में क्या है, आपको सिखाया जाता है, तो ये उसका भी एक हिस्सा है। फिर पाठ योजना के द्वारा शिक्षण उद्देश्यों की स्पष्टता होती है कि अगर आपने पाठ योजना लेसन प्लानिंग बना ली तो आप अपने शिक्षा के उद्देश्यों को लेकर, अपने सिखाने के उद्देश्यों को लेकर क्या रहते हैं, स्पष्ट रहते हैं, उसमें आपको कहीं कोई शंका नहीं है कि इसको सिखाने से पता नहीं बच्चा ये सीखेगा या नहीं सीखेगा, तो वो जो आशंका है आपके मन में वो खत्म हो जाती है। फिर पाठ योजना में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का भी क्या है, प्रयोग संभव है कि आप व्यक्ति के रुचि के आधार पर, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, पाठ योजना को तैयार कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो, ठीक है, तो इस आधार पर भी आप पाठ योजना को बना सकते हैं, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को आधार बनाना चाहते हैं, ठीक है।